भाई लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शायद स्ट्रीम की प्रॉब्लम आ गई थी, तो लास्ट लेक्चर में कुछ पार्ट बच गया था। लेक्चर नंबर 15 की बात कर रहे हैं, ये तो लेक्चर नंबर 16 है। तो लेक्चर नंबर 15 में कुछ पार्ट बच गया था, तो उसको वापस से पहले कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर आगे फर्दर देखेंगे लेक्चर नंबर 16 में क्या देखेंगे। तो मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने आपको ये डिस्क वगैरह तो बता दिया था, शायद यहाँ से बचा हुआ था अपना पोर्शन। एक बार मुझे आप कंफर्म कर दो कि कहाँ से मुझे बताना है, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है। मुझे आप पहले एक बार कंफर्म कर दो कि कहाँ तक आपने लिख लिया है, लेक्चर नंबर 15 का क्या पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उतना याद नहीं है अभी, तो कृपया करके मुझे एक बार बता देंगे तो फिर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मुझे एक बार बता देना कहाँ से लिखना है, फिर आगे हम बढ़ लेंगे। कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ, तो कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ तो ये रहा, ठीक है, ओके। फिर देखो ध्यान से आगे आगे ये बात बोली गई थी कि जो कंडक्टिंग स्फीयर, आपने कंडक्टिंग स्फीयर का जो भी चीज पढ़ा हुआ है, तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए जो चीजें बोली गई है वही कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए है, और वही नॉन कंडक्टिंग थिन हॉलो स्फीयर के लिए। जो तो आपके पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आ जाए, चाहे कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर आ जाए, चाहे नॉन कंडक्टिंग थिन हॉलो स्फीयर आ जाए, तीनों के लिए एक ही रिजल्ट होगा। जो अभी इससे पहले आपने जो पढ़ा है, ये तीनों के लिए रिजल्ट काम कर जाएगा, ठीक है। तीनों मतलब कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग थिन हॉलो स्फीयर हो, ठीक है, सबके लिए यही आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये बात बोल दी गई है। अब आगे देखो, थिन हॉलो स्फीयर का मतलब क्या होता है वो चीज समझ लेते हैं एक बार। थिन हॉलो स्फीयर का क्या मतलब है वो चीज स्टार्ट करते हैं यहां पर समझना, ठीक है। हॉलो स्फीयर यू ऑलरेडी नो कि अंदर से खोखला होगा और बाहर से कुछ ना कुछ पार्ट उसकी थिकनेस होगी। जैसे यहां पर आप देखो, ये एक स्फीयर है जिसमें यहां से ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा एम्प्टी है, ये खोखला है यहां से, और फिर ये यहां से इसकी ये थिकनेस है। तो अगर ये थिकनेस बहुत पतली हो जाएगी, थिकनेस बहुत पतली होगी, तो इसको हम बोलेंगे थिन हॉलो स्फीयर, ठीक है। और इसी को हम थिन स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। थिन स्फेरिकल शेल किसको बोलेंगे? थिन हॉलो स्फीयर को बोलेंगे। थिन हॉलो स्फीयर को हम थिन स्फेरिकल शेल भी बोलेंगे। इस चैप्टर में बहुत बारी थिन स्फेरिकल शेल यूज में आएगा, ठीक है। तो फिर आगे देखो, ये चीज एक बार लिख लेना, ठीक है। यहां से यहां तक लिख लो, पता नहीं लिखा है कि नहीं आपने लिखा है। अगर लिखा हुआ है तो मुझे बता देना कि ये कंप्लीटेड है, फिर हम देख लेंगे आगे क्या क्या चीजें। मतलब ऐसा हॉलो स्फीयर जिसमें थिकनेस बहुत पतली होती है, बहुत कम होगी थिकनेस उसकी, उसको हम बोलेंगे थिन स्फेरिकल शेल या थिन हॉलो स्फीयर। वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग इज पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अभी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब चार्जेस एवरीवेयर प्रेजेंट होंगे।
तो यहां पर आपको नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दिखाया गया है। एक पॉइंट P आउटसाइड ले लिया गया है r डिस्टेंस पर। इस स्फीयर के अंदर जो टोटल चार्ज है हम उसको लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। रो क्या है? इसका चार्ज डेंसिटी है। इस स्फीयर का चार्ज डेंसिटी रो है, तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो चार्ज डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से टोटल चार्ज जो इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है वो हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब देखो यहां पर वापस से जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे अंदर बाहर सरफेस पर, वैसे ही यहां पर भी फाइंड आउट करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर में। अगर मान लो एक पॉइंट P जैसे कि यहां पर दिख रहा है आउटसाइड है, तो फिर उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R। Q इज टोटल चार्ज इन द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सरफेस पर अगर P पॉइंट लाई कर गया, मतलब ये वाला P पॉइंट यहां पर आ गया, सरफेस पर आ गया, ठीक है, तो उस केस में फिर KQ/कैपिटल R हो जाएगा। कैपिटल R रेडियस है, बाहर होगा तो KQ/स्मॉल r होगा, और स्मॉल r है P पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। कहीं डाउट होगी तो पूछते रहना, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको बढ़ा दे रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला आपको याद करना है। अब अगर हम बात करें इनसाइड, अगर ये पॉइंट P अंदर लाई कर जाए, सेंटर से r डिस्टेंस पर ही है P पॉइंट, लेकिन ये P पॉइंट अंदर है स्फीयर के, तो अगर अंदर होगा तो यहां पर देखिए थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अंदर जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना पोटेंशियल होगा? KQ/2r³ इंटू 3r² माइनस r²। ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। स्मॉल r का मतलब है सेंटर से उस पॉइंट P की डिस्टेंस है, और कैपिटल R रेडियस। बार बार इस चीज को मैं बोल दे रहा हूं यहां पर। तो इनसाइड का पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे तो इसी वाले फॉर्मूले में, इनसाइड वाले फॉर्मूले में स्मॉल r का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे ही आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 3KQ/2R मिल जाएगा। तो सेंटर का पोटेंशियल ये हो जाएगा। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए सेंटर का पोटेंशियल काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे सेंटर का पोटेंशियल होगा 3KQ/2R, ठीक है, R बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग। तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि पॉइंट P यहां लाई कर रहा है, आपको पोटेंशियल बताना है, तो ऐसे क्वेश्चन आप फॉर्मूला याद होगा तो कर लोगे। बाहर होगा KQ/स्मॉल r, सरफेस पर होगा KQ/रेडियस, अंदर होगा KQ/2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। यहां पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रो दिया है खाली खाली, तो हम Q तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं। Q बराबर होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज 4/3 पाई r³। तो ये सारे फॉर्मूले हैं आपको यहां पर दिख रहे हैं, इन सबको कॉपी कर लेंगे। सेंटर वाला पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3KQ/2R वैल्यू होगी, इसको याद कर लेंगे। सेंटर में स्मॉल r आएगा ही नहीं क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कौन कैपिटल R है कौन स्मॉल r है ये भी ध्यान रखेंगे। बच्चे कई बार फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि स्मॉल r कहां पर था और कैपिटल R कहां पर था। तो यहां पर स्मॉल r का मीनिंग अलग है, कैपिटल R का मीनिंग अलग है। ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ आपको याद रखने हैं, सबका E वर्सेस R ग्राफ याद रखना है, सबका V वर्सेस R ग्राफ याद करने हैं। ग्राफ आपको याद कर लेने हैं। V वर्सेस R नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके लिए बनाया गया है। तो अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कुछ यहां से यहां तक इस प्रकार से वेरी करेगा। ये देख रहे होंगे आप, इस तरीके से कर्व नीचे आ रहा है स्मॉल r बराबर कैपिटल R तक, और उसके बाद फिर ऐसे जा रहा है जो आप ऑलरेडी जानते हो। यहां से स्मॉल r बराबर कैपिटल R के बाद इस तरीके से प्रोसीड हो रहा है ये,
क्योंकि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा और पहले थोड़ा सा फंक्शन अलग है, इनसाइड का फंक्शन थोड़ा अलग है, उसलिए ऊपर इस तरीके से प्रोसीड कर गया है। ठीक है, सीधे ज्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, इस ग्राफ को याद कर लेंगे कि ये ग्राफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल का होता है। ग्राफ बना लेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा सेंटर पर, दैट इज 3q/2r। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में सेंटर पर मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, उसकी वैल्यू होती है 3kq/2r। तो ये बात याद कर लेंगे। अगर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो आंसर शुड बी 3kq/2r। और कहां पर होता है? सेंटर पर होता है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बगल में लिख लेंगे, यहां पर तो लिखा नहीं है कि मैक्सिमम पोटेंशियल इज 3kq/2r एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। चलो बना लिया होगा, लिख लेना ये पॉइंट। चलो भाई, नेक्स्ट हेडिंग है पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक सेल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सेल्स क्या होती हैं? ऐसी सेल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, थिन हॉलो स्फीयर को हम शेल्स बोलेंगे। जिसकी थिकनेस बहुत ही कम होगी ऐसा हॉलो स्फीयर शेल बोला जाएगा। कॉन्सेंट्रिक शेल्स बोलने का मतलब है कई सारी शेल्स जिनका सेंटर एक ही है। जैसे यहां पर आप अपने सामने एक फिगर देख पा रहे होंगे, दो शेल्स ली हैं यहाँ पर, एक शेल पर चार्ज Q1 है और दूसरी सेल पर चार्ज Q2 है। एक सेल का यहां पर रेडियस A है, दूसरी वाली सेल का रेडियस है B। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट A बाहर ले लिया गया है, ये पॉइंट A आप देख पा रहे हैं, ये दोनों शेल के बाहर एक पॉइंट लिया गया है। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ रेडियाई A एंड B जिन पर चार्ज Q1 Q2 है। ये जो पॉइंट A लिया गया है उसकी सेंटर से डिस्टेंस है R। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है इस A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा इस कॉन्सेंट्रिक सेल्स के कारण। इन कॉन्सेंट्रिक सेल्स की वजह से A पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर मैं खाली खाली Q2 के कारण सोचूं, खाली खाली मान लो Q2 होता, मतलब ऐसा शेल होता जिसका रेडियस B है, A वाला जो Q1 वाला उसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए, तो Q2 के कारण A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा। तो ऐसे सोचो तुम, हॉलो स्फीयर के कारण बाहर पोटेंशियल कितना होता था? KQ/R। कोई भी सेल हो, कोई भी सॉलिड हो, चाहे नॉन सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, सबके कारण बाहर तो पोटेंशियल KQ/r ही होता है। तो इसमें तो कुछ चीज सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो खाली Q2 के कारण A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, खाली Q2 के कारण तो होगा KQ2/R। ठीक है, अब A पॉइंट Q1 के भी बाहर लाई कर रहा है, तो खाली Q1 के कारण A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? KQ1/R, वो भी बाहर ही है। तो यहां पर अगर मैं Q2 और Q1 की वजह से पोटेंशियल देखूं A पॉइंट पर, तो वो कितना आ जाएगा? KQ1/R प्लस KQ2/R। डायरेक्शन वाली बात ही नहीं, यहां पर पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रिक सेल के बाहर पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पर आप पोटेंशियल लिखेंगे K इंटू कोई एक कंसेंट्रिक सेल का चार्ज अपॉन R डिस्टेंस, प्लस K इंटू दूसरे वाले कंसेंट्रिक सेल का चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, मतलब फाइनली जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा K/R। तो यहां से कॉमन लेके बाहर ले सकते हो, इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितने भी कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं सबके चार्जेस को जोड़ते चले जाओगे, आउटसाइड अगर निकालना हुआ तो। अब देखो, अगर मान लो दोनों सेल के बीच में निकालना हुआ, जैसे मान लो ये वाला A पॉइंट बाहर ना लाई करके दोनों सेल के बीच में लाई करे। ठीक है, तो अगर दोनों सेल के बीच में लाई करेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि A वाले सेल के तो अभी भी वो पॉइंट बाहर है और B वाली सेल के वो अंदर है। ठीक है, मान लो A पॉइंट दोनों सेल के बीच में लाई कर रहा है, तो A वाला जो पॉइंट है वो मतलब Q1 वाले के तो बाहर लाई कर रहा है ना, और Q2 वाले के अंदर लाई कर रहा है, इतना। ठीक है, तो अगर मुझे खाली खाली Q1 की वजह से A पॉइंट पर उस केस में पोटेंशियल लिखना हुआ तो कितना लिखूंगा मैं? KQ1/R, क्योंकि Q1 के तो बाहर लाई कर रहा हूं, किसी भी शेल के बाहर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उस पर पोटेंशियल KQ/R होता है, बिना सोचे ये बता दिया। तो Q1 के बाहर लाई कर रहा है तो KQ1/R होगा, लेकिन Q2 के तो अंदर लाई कर रहा है ना, A पॉइंट Q2 के तो अंदर लाई कर रहा है। अब कोई भी शेल है, कोई भी, चाहे वो एक सेकेंड, मैं बोल रहा हूं कोई एक मान लीजिए शेल है और उसके अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसके अंदर
शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है हॉलो स्फीयर के अंदर। यहां पे देखिए ये एक चीज, वापस से इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। यहां पर आप देख पाएंगे कंडक्टिंग स्फीयर का मैंने एग्जांपल लिया था, कंडक्टिंग स्फीयर का, और मैंने लास्ट में ये बोला था कि कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो तो बात एक ही जैसी होगी। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर के पॉइंट पर कितना पोटेंशियल था, के क्यू बाई कैपिटल आर कांस्टेंट। जितना सरफेस पर रहता है वही अंदर रहता है, जितना सरफेस पर पोटेंशियल रहता है हॉलो स्फीयर में वही अंदर के प्रत्येक पॉइंट पर रहता है, वो बात याद रखनी है। इतना ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब वापस से अपने पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट क्या है हमारा, वापस से अपने पॉइंट पर आ रहे हैं, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने ए पॉइंट दोनों सेल्स के बीच में लिया था, तो Q1 के बाहर था और Q2 के अंदर था। क्योंकि Q1 के बाहर था तो Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के Q1 बाई आर। लेकिन Q2 के अंदर है ना, तो Q2 के अंदर है तो Q2 के कारण पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, जितना उसकी सरफेस पर रहता, और उसकी सरफेस पर कितना रहता, के Q2 बाई बी रहता ना उसकी सरफेस पर। तो यहां पर के Q2 बाई बी हो जाएगा Q2 के कारण पोटेंशियल। ठीक है, मुझे अभी कमेंट करके ये बता दो कि तुम्हें दोनों शेल के बीच का पोटेंशियल समझ में आया है कि नहीं आया है, और अगर नहीं आया तो मैं एक बार और कोशिश कर सकता हूं। बस ये देखो किसके बाहर लाई कर रहा है किसके अंदर लाई कर रहा है, ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं। ठीक है, किसी के अंदर लाई कर रहा है वो पॉइंट, तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, के इंटू उसका चार्ज अपॉन उसी का रेडियस। और किसी के बाहर लाई कर रहा है तो के इंटू उसका चार्ज अपॉन डिस्टेंस उस पॉइंट की सेंटर से। मुझे ये बता देना कि बिटवीन बोथ शेल बहुत अच्छे समझ में आ गया तो ठीक है। बस तुम्हें ये देखना है किसके बाहर और किसके अंदर लाई कर रहा है। अब मैं तीसरे केस में मान लो एक और केस यहां पर एज्यूम करूं और ए पॉइंट को Q1 और Q2 दोनों के अंदर ही रख दूं, मतलब Q1 के भी अंदर है वो Q2 के भी अंदर है। तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि Q1 के तो अंदर लाई कर रहा है आप पॉइंट, तो Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, के Q1 बाई Q1 वाले का रेडियस के Q1 बाई ए। ठीक है, और Q2 के भी अंदर लाई कर रहा है, ए पॉइंट अब Q2 के भी अंदर लाई कर रहा है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के Q2 बाई उसका रेडियस बी। ठीक है, तो यहां पर अब देखो पॉइंट लाइज इनसाइड Q2। अच्छा, ये चीज वही चीज लिखी हुई है जो मैंने यहां पर समझाई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मान लो पॉइंट दोनों के अंदर लाई कर रहा है, तो Q1 वाले की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा के Q1 बाई उसका रेडियस, और उसका रेडियस ए है। और Q2 वाले की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा के Q2 बाई उसका रेडियस, और उसका रेडियस बी है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट यहां पर ऐसे मैंने समझा दिया, तो यहां से लिख लो। कोई पॉइंट हॉलो स्फीयर के अंदर लाई करेगा और उस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना होगा, तो हम लिखेंगे के इंटू उस हॉलो स्फीयर पर चार्ज अपॉन उस हॉलो स्फीयर का रेडियस। अंदर कोई भी पॉइंट ले लोगे सब पर पोटेंशियल बराबर होगा। ठीक है, तीन केस हैं, एक बार तो दोनों के बाहर, एक बार दोनों के बीच में, और एक बार दोनों के अंदर। और इन तीन पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना सिखाया गया है। ये वाले क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंट रहते हैं पेपर के अंदर, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पर दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेना, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब
अगेन अगर मैं रिपीट करूं, दोनों शेल के अगर बाहर पॉइंट होगा तो पोटेंशियल होगा k Q1/r प्लस k Q2/r, दोनों के बीच में होगा तो k Q1/a प्लस k Q1/r प्लस k Q2/b, जिसके अंदर होगा उसकी वजह से पोटेंशियल k इंटू उसका चार्ज अपॉन उसी का रेडियस, और जिसकी किसी की वजह जो बाहर है, जिसके जिसके बाहर है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, k इंटू उसका चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां तक होपफुली यहां तक आपने लिख लिया होगा। कोई डाउट होगी तो पूछ लेना। Okay. Next is note point, which says electric potential inside conducting body or metal body is constant and equal to that on the surface। जो अगेन अभी मैंने बोला है कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी होगी तो उसके अंदर के किसी पॉइंट पर भी पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना है, कोई कंडक्टिंग बॉडी है चाहे कोई हॉलो बॉडी है, ध्यान समझो, कोई कंडक्टिंग बॉडी है चाहे कोई हॉलो बॉडी है, तो उसके अंदर के पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो वो पोटेंशियल सब पॉइंट पर बराबर होगा, और वो कितना होगा जितना उसके सरफेस पर पोटेंशियल है। तो ये नोट पॉइंट लिख लो जल्दी से। मतलब कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पर बराबर होता है, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ ये चीज जो कि दिमाग में बैठ जाए। कंडक्टर के अंदर चाहे जो भी पॉइंट ले लो सब पर पोटेंशियल बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जितना सरफेस पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है वो यहां पर देखने वाले हैं। कुछ फॉर्मूलेस पर पहले गौर करते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला आपको यहां पर दिख रहा होगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। आई होप आपको डेल पता होगा। डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जिसको नहीं पता है मैं वहां पर यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने को प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का वैल्यू मेरे को बताना है। तो फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हैं तो हमें डेल वी बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा। तो डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x एज्यूमिंग ऑल अदर वेरिएबल टू बी कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर v और x को ही वेरिएबल मानना है, बाकी सबको y को कांस्टेंट मान लेना है। तो जब आप डेल v बाई डेल एक्स निकालोगे तो x के अलावा जितनी भी वेरिएबल है सबको कांस्टेंट मान लोगे। तो x के अलावा यहाँ पर कौन सी वेरिएबल है, y। तो y को अपने को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट ट्रीट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल v बाई डेल एक्स अगर y को कांस्टेंट मान ले तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। तो डेल v बाई डेल एक्स 2x आ गया। सिमिलर टू दैट अगर आपको डेल v बाई डेल y निकालना है तो आपको y छोड़ के सारी वेरिएबल कांस्टेंट माननी पड़ेगी। तो y को छोड़ दिया और सारी वेरिएबल बोले तो x स्क्वायर को कांस्टेंट मान ले तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपने डेल v बाई डेल एक्स डेल v बाई डेल y निकाल लिया और फॉर्मूला लगा दो E इज इक्वल्स टू, ठीक है, z तो करेंगे नहीं, यहाँ पर z तो वेरिएबल ही नहीं है, v इज नॉट द फंक्शन ऑफ z,
v के अंदर z नहीं आ रहा तो इसलिए डेल v बाई डेल z निकालने का जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी जीरो होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल वाई जे कैप, ठीक है। और फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी डेल v बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल वाई की, तो फिर जब तुम वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो माइनस आ गया माइनस ऑफ 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। ओके, अब यहाँ पे देखो माइनस टू, ये टू को बाहर निकाल लिया, माइनस टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। चाहे तो मैग्नीट्यूड निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या हो जाएगा, टू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाला, ठीक है। तो यहां से लिखना स्टार्ट करो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये कब यूज करेंगे, जब v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया होगा। ये कब यूज करेंगे, जब v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछेगा, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड निकाल लेंगे और उसके बाद फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक्स वाला, वाई वाला और जेड वाला। ओके, तो यहां तक कर लेंगे। ई का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट v इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड दिया है। अभी आपको आपको खुद कैलकुलेट करना है। यहां पर क्वेश्चन है v इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जल्दी से कैलकुलेट कर दो विदाउट यूजिंग मोर टाइम। कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। अब यहां पर तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो आपको डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड तीनों चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद फॉर्मूले में रखोगे तो फिर जाके आंसर आएगा तुम्हारा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप कर लिए होगे इस क्वेश्चन को। तो v बराबर एक्स वाई जेड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पर डेल v बाई डेल एक्स निकाल लेंगे। तो उस केस में फिर y और z को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। तो y और z कांस्टेंट हो गया, तो ये kx टाइप हो गया। और kx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, k होता है। तो यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा वाई जेड। सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई निकाल लिया, एक्स जेड आ गया। डेल वी बाई डेल जेड निकाल लिया, एक्स वाई आ गया। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने ये सारा कुछ कर लिया होगा, आपको ये पार्शियल डेरिवेट करना आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कोई नहीं, घर पर जाके इसी पार्ट को वापस से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ई का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस सिमिलरली डेल वी बाई डेल एक्स, जो भी है फॉर्मूला रख दिया, तो आंसर आ जाएगा ये जो तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है वो, ठीक है। थोड़ा अपना दिमाग चलाओ और देखो आंसर कैसे आ रहा है, ठीक। नहीं लिखा तो कॉपी करो। वाई जेड को कांस्टेंट मान लेंगे ना, तो वाई जेड को के बोल दिया, तो v इज इक्वल्स टू के एक्स है। तो dv बाई डी एक्स क्या होगा, के होगा। तो के तो एक्स जेड वाई जेड था।
वेरी गुड. नेक्स्ट इज नोट पॉइंट. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट. आपको इसे हमेशा याद रखना है. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अगर आप चलोगे तो पोटेंशियल प्रत्येक पॉइंट्स का डिक्रीज करता जाएगा. जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दिखाई गई है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं. ए पॉइंट थोड़ा पीछे लिया है, बी पॉइंट थोड़ा आगे लिया है. तो ए से अगर हम बी की तरफ जाएंगे, इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहे हैं. ए से बी जाने का मतलब है, इसका मतलब बी का पोटेंशियल कम हो जाएगा और ए का पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी बोला है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस. तो इसका मतलब यहां पर ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी पॉइंट के पोटेंशियल से. तो ये वाला नोट पॉइंट लिख लेंगे और उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने में आपको हेल्प करेगा ये वाला पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने पर पोटेंशियल घटने लगता है. बहुत सीधा सीधा सा पॉइंट है. नाउ सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड रिलेशन. ओके, सेकेंड जो रिलेशन है, एक तो पहला रिलेशन देख लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में. एक और तरीका है. पहले वाले रिलेशन में क्या था, v दिया होगा आपको, v दिया होगा एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया होगा, v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, पहले वाले फॉर्मूले को यूज कर लेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. vb माइनस va इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से b e डॉट डी आर. ठीक है, जैसे आप क्या करते थे वर्क पावर एनर्जी में, क्या करते थे, वर्क डन कैसे निकालते थे, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर ना. सेम सेम वही चीज है. यहां पर वर्क डन को बोल दो पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वीए, और एफ डॉट डी आर जो है वो ई डॉट डी आर हो गया. एकदम सेम वर्क डन वाला फॉर्मूला है. अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना आता है तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी. थोड़ा रिलेट कर लेना अपने ब्रेन को इस फॉर्मूले से उस फॉर्मूले को. तो वीबी, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो हम क्या लिख रहे हैं, वीबी माइनस वी अगर लिख रहे हैं तो ए से बी इंटीग्रेट कर रहे हैं. अगर हम यहां पे VA माइनस VB लिखेंगे तो B से इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, जो तुम यहां पर पहले लिख रहे हो वो यहां पर ऊपर लिखोगे, सीधी बात है. VB पहले लिख रहे हो तो B ऊपर आएगा, इंटीग्रेशन में ऊपर वाली लिमिट होगी. इस चीज का ध्यान रखना. तो ये एक फॉर्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. ये कब लगाएंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होगा. वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होगा, सेकंड वाला फॉर्मूला. और जो अभी पहले वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो कब लगाओगे, जब आपको पोटेंशियल दिया होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे. यहां पर जो dr है, dr वेक्टर का मतलब हो गया dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. तो dr वेक्टर की वैल्यू को ऐसे रखा जा सकता है, और ये डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट से है. ठीक है, तो ये dr की वैल्यू लिख लेना, सेकेंड वाला फॉर्मूला लिख लेना. लिख चुके हो गए अभी तक तो. अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड. देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप. ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है. अब मेरे को पूछा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में क्या होगा. ए है 1,2 और बी है 3,4. ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर. ठीक है, ई डॉट डी आर करेंगे तो ई तो ये रहा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और डी आर क्या लिख देंगे, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप. ये तो लिख दिया ऐसे ही. ठीक है, फॉर्मूले में ये ध्यान देने वाली बात है कि वीबी माइनस वी लिखोगे तो ए से बी इंटीग्रेट करोगे, ये ध्यान देना. ठीक है, अब कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट ले लो. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो. तो ये क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट एक्स डी एक्स. उम्मीद है डॉट प्रोडक्ट लेना आता होगा आपको. आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई वाला बोले तो x, यहां पर दूसरी तरफ आई वाला क्या है, dx. तो x और dx को मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस y और dy को मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस z और dz को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये मिल जाएगा. ये ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है. ठीक है, इतना मिल गया. अब देखो ध्यान से, a से b तक इंटीग्रेट करना है ना मेरे को, a से b तक. तो a में x वाला क्या है 1,
और b में x वाला क्या है 3, तो x वाले को तो 1 से 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे, देख लो। और सिमिलर टू दैट यहां पर a में y वाला क्या है 2 और b में y वाला कितना है 4, तो ऐसे ही y dy को 2 से 4 इंटीग्रेट कर दोगे। जिसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल y है उसमें y वाले कोऑर्डिनेट की लिमिट रखेंगे, और जिसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है उसमें x वाले कोऑर्डिनेट की लिमिट रखेंगे। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल बोलने का मतलब क्या है, जैसे dx में इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है, dy में इंटीग्रेटिंग वेरिएबल y है, dz में इंटीग्रेटिंग वेरिएबल z है। तो z तो यहां पर पॉइंट में दिए ही नहीं, a और b में दोनों में ही z नहीं दिखता है, तो इसका मतलब 0 से 0 इंटीग्रेट करेंगे। और किसी भी फंक्शन को 0 से 0 इंटीग्रेट करोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला तो ऐसे ही 0 लिख दिया। x dx को इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 से 3 तक इंटीग्रेट कर देना, वैल्यू पुट कर दोगे। ऐसे ही y dy को इंटीग्रेट करोगे तो y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 2 से 4 तक इंटीग्रेट कर देना, लिमिट पुट करोगे, एक बार 3 पुट कर दोगे। ये देखो गलत कर दिया है, ये गलत कर दिया यहां पर। ये 3 स्क्वायर होगा 9, ठीक है, 9 बाई 2 होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर अभी अभी ये माउस हैंग कर रहा है ना, तो लिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो तुम खुद से लिख लेना यहाँ पर। जस्ट से ये जो है ना, ये 3 का स्क्वायर